जहां से परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था एज अ प्रेसिडेंट, और बीच में वो सारी जो इमरजेंसीज थी और वो मैं पिछली क्लियर कर चुका हूं। अब जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौर खत्म हुआ था उस टाइम तक पाकिस्तान के पास जो टोटल कर्जे थे हमारे वो $32 बिलियन के थे और हमारे पास हाथ में सिर्फ $1 बिलियन थे। फिर हमारे इस दौर में एड्स का जो सिलसिला था ना, इमदाद का, वो फिर शुरू हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं अपनी उसी पाकिस्तान इकॉनमी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड शूट कर रहा हूं। तो जहां मैंने अपनी वीडियो का इख्तिताम किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर का, उससे कंटिन्यू करूंगा आगे। अब मैं बात करूंगा 2001 की, जहां से परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था एज अ प्रेसिडेंट, और बीच में वो सारी जो इमरजेंसीज थी और वो मैं पिछली क्लियर कर चुका हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहाँ छोड़ के गए थे। तो आए आपको बताते हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान इकॉनमी की, तो जब परवेज मुशर्रफ साहब को गवर्नमेंट मिली तो उस टाइम क्या मसले मसाइल थे बीइंग अ प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं कि जब वो आए उनके पास सबसे ज्यादा हैवी डेट थे। अब वो बात करें इंटरनल की, एक्सटर्नल की डेट की बात करें या फिर डोमेस्टिक डेट की, उनको हाई फिस्कल डेफिसिट मिला था, लो रेवेन्यू जनरेशन इकॉनमी थी, यानी जिधर से रेवेन्यू आते हैं वो सारी चीजें लो जनरेट कर रही थी। अगर हम बात करें पोवर्टी की, गुर्बत की, बेरोजगारी की, तो वो पीक पे थी। मैं पिछली बार मैं बता चुका हूँ सारी बातें। और अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मसले मसाइल थे वो थे फॉरेन एक्सचेंज के। हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, हम हद से ज्यादा वीकनेसेस में थे। अब अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट थी नहीं, यानी आपको मैंने बता दिया वो 1 बिलियन 1 बिलियन पे रिजर्व थे हमारे, तो सबसे ज्यादा कम तारीख में रिजर्व थे। अब अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के पास प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि वो खुद से इन्वेस्टमेंट कर दे, नहीं, पैसे ही नहीं थे पीछे। अब जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौर खत्म हुआ था उस टाइम तक पाकिस्तान के पास जो टोटल कर्जे थे हमारे वो $32 बिलियन के थे और हमारे पास हाथ में सिर्फ $1 बिलियन थे। तो इन सारी वजूहात से पार्ट ऑफ इकॉनमी, पॉलिटिक्स तो साइड करें, बहुत सारे वो काम थे जो इस गवर्नमेंट, परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ने करने थे। तो एक अच्छे खासे चैलेंजेस के साथ, यानी आप समझ लें आपके घर का खर्चा 32 रुपए, आपके पास 1 रुपया है तो आपने 31 तो अरेंज करने। उसके बावजूद इस दौर के अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी हुई और वो कैसे हुई, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करने में वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी। तो मैंने सोचा मैं इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं इस वीडियो के इख्तिताम तक, और अगली वीडियो में आपको वो सारी बातें बता दूं परवेज मुशर्रफ साहब ने किस तरह ये सारी चीज़ें अचीव की। तो अभी कंटिन्यू करते हैं उन सारी चीज़ों से और फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे इख्तितार 2002 से 2007 तक बात करें, एक में आए थे वो, लेकिन इस दौर के अंदर 11.8 मिलियन न्यू जॉब्स हुई। समझे कि ये वो फिगर है जो तारीखी फिगर है कि कितनी नौकरियां जनरेट हुई। अब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उनका फोकस जो था उस दौर में वो था प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करना, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स थे जो उस टाइम इनॉग्रेट हुए और आगे चलते गए। अब अगर बात करें बेहतरीन बात, यानी कर्जों की बात की ना मैंने, इनके दौर में जब वो खत्म हुआ, शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको पहले ही बताया $1 बिलियन था, लेकिन जब डेट टू इक्विटी रेशो, यानी आपके पास पैसे कितने थे और कितना आपने कर्ज देना था, वो 100% से कम होके 55% पे आ गया था इनके दौर के खत्म होने तक। और अगर अब मैं बात करूं मजीद आगे कि पाकिस्तान का जो रिजर्व था वो 1999 में $1.2 बिलियन था, वो बढ़ के 2004 में $10.7 बिलियन हो गया। यानी ये फर्क देख रहे हैं कि पैसे थे ही नहीं और कितने बढ़ गए। अब अगर मैं मजीद आगे बात करूं तो इन्फ्लेशन तारीखी गिरी थी, और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो जीडीपी की 23% तक बढ़ गई थी। यानी आप समझे बस क्या हुआ था, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि उनकी वो क्या पॉलिसी थी, लेकिन ये सारे इकोनॉमिकल फिगर्स हैं जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इंक्रीज हुए थे। और अगर अब मैं बात करूं कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी अलग अलग इकोनॉमी सेक्टर में, तो वो एस्टिमेटेड $14 बिलियन थी जो अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में लगी। लेकिन एक बड़ी कमाल बात है कि फिर हमारे इस दौर में एड्स का जो सिलसिला था ना, इमदाद का, वो फिर शुरू हो गया था। तो पाकिस्तान को यूएस से एक बिलियंस ऑफ डॉलर के उसमें एड मिली थी, जिससे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलना लगा फिर से। सबसे मेजर बात, उस दौर में जितने भी रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट होते थे वो हम पूरे मीट करते थे या ज्यादा करते थे। अगर हम बात करें, वो कहते हैं ना रेवेन्यू कलेक्शन क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करना होता है, अपने मौजूदा गवर्नमेंट सेक्टर में जो मशीनरी इंडस्ट्री होती है उसके टारगेट मीट्स करना होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर रहे थे।
अब अगर मैं बात करूं आगे जो डेवलपमेंट में बात की जाए तो उसमें 40% तक इजाफा हुआ था इस दौर में। अब मैं वो कहते हैं ना आखिरी बात पे खत्म ही करूंगा इस वीडियो को और आपको मजीद अगली वीडियो की तरफ ले जाऊंगा कि हमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर एड्स मिल रही थी यूएस की तरफ से वो क्यों मिल रही थी। वो मिल रही थी यूएस लेड वॉर के चक्कर में, यानी जो वॉर टेरर वॉर थी पाकिस्तान उसमें उनकी हेल्प कर रहा था तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही थी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और बताते हैं आपको कि ये सारी डेवलपमेंट किन डिसीजंस की चक्कर में हुई थी। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।